सभी मित्रों गुड मॉर्निंग। हम बात करने जा रहे हैं मानव अधिकारों के बारे में। और इससे पहले जो 4 क्लास हो चुकी है, जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न जो थे उनकी, उससे आगे की आज जो हमारी ये मानव अधिकारों से संबंधित जो अंतिम क्लास है, इनमें आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और उनसे रिलेटेड क्या आपको प्रश्न मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज जो हम देखेंगे महिलाओं के विरुद्ध जो भेदभाव जो है उनके बारे में, उनके खिलाफ जो है मानव अधिकार कौन से हमारे पास, फिर जो मैग्ना कार्टा क्या है, बिल ऑफ राइट क्या है, फ्रांस का घोषणा पत्र क्या है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो मानव अधिकारों की अवधारणा के उद्भव एवं विकास की विवेचना कीजिए कि हमारे मानव अधिकारों का उद्भव कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ और इनका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में पूछ रहा है। तो मानव अधिकारों का उद्भव एवं विकास, तो मानव अधिकार क्या है, सबसे पहले बात तो ये फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। मानव अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जो हर इंसान को जन्म से मिलते हैं, चाहे वह किसी भी देश, जाति या धर्म का हो। इन्हें इंसान होने के नाते जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। तो मानव अधिकार जो क्या है, बुनियादी अधिकार है जो हर इंसान को जन्म से मिलते हैं, चाहे वो किसी देश का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी कुल में उसने जन्म लिया। इन्हें इंसान के नाते होने से जन्मसिद्ध यानी कि जन्म से ही अधिकार माना जाता है। प्राचीन काल से बात कर लेते हैं, कहां से इनकी जड़ कहां से है। तो मानव अधिकारों के अंश बेबीलोनिया, अरीशियन और इति कानून में मिलते हैं। ठीक है, तो यहां से इनका विकास बताया जाता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारत के प्राचीन वेदों और धर्म शास्त्रों में मानवतावाद को ही धर्म का क्या माना जाता है भाई, आधार माना जाता है। यूनानी दर्शनों की बात करें जो यूनानी दर्शन में प्लेटो जो थे दार्शनिक, जो इन्होंने नैतिक आचरण के सार्वभौमिक मानकों की बात की थी। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु न्याय और सद्गुण को समय के अनुसार जरूरी बताया था इन्होंने। फिर सिसरो की बात करें तो सिसरो ने प्राकृतिक विधि यानी कि नेचुरल लॉ का समर्थन किया जो किसी भी राजा के कानून से ऊपर है। तो यहीं से क्या है, मानव अधिकारों का विकास माना जाता है, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति जो है उसमें वेद और धर्मशास्त्रों में मानवतावाद को ही क्या माना था, वही धर्म का आधार माना था। और जो प्लेटो जो थे, प्लेटो ने क्या बोला था कि नैतिक आचरण जो है, नैतिक आचरण के सार्वभौमिक मानकों की बात की थी भाई प्लेटो ने। अरस्तु ने कहा था न्याय और सद्गुण को समय के अनुसार जरूरी बताया है। और सिसरो ने प्राकृतिक विधि का समर्थन किया था जो राजा से भी क्या है ऊपर है। और यहीं से जो प्राकृतिक विधि जो है ये हमारे जन्मसिद्ध अधिकार बोले जाते हैं और यहीं से इनका विकास होना शुरू हो गया था। अब मध्यकाल की बात आते हैं तो मध्यकाल में भी इनका विकास हुआ। मैग्ना कार्टा एक बड़ी शुरुआत हुई थी। ठीक है, मैग्ना कार्टा 1215 इंग्लैंड के राजा जॉन ने पहली बार लिखित रूप में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे। बिना कानूनी जांच के सजा नहीं हो जाएगी भाई, सजा नहीं दी जाएगी भाई। ठीक है, तो अगर कानूनी जांच होगी उसी के कारण सजा दी जाएगी। 1215 में जो इंग्लैंड के जो राजा जो थे जॉर्ज ने, इन्होंने क्या किया था, लिखित में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे। कौन कौन से अधिकार थे वो, बिना कानूनी जांच के सजा नहीं दी जाएगी, संपत्ति का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा यानी कि जबरदस्ती किसी की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी,
व्यापार की स्वतंत्रता रहेगी, भाई किसी भी व्यक्ति को अपने व्यापार करने की स्वतंत्रता रहेगी। ठीक है, यह अधिकार दिए थे। अब हम आधुनिक काल की बात करते हैं, तो आधुनिक काल में इनका विकास कैसे हुआ, तो 18वीं और 19वीं सदी में कई महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी। ठीक है, कौन सी घोषणा हुई थी? पहली घोषणा थी अमेरिका की स्वतंत्रता। 1776 सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं भाई। ठीक है, तो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, जिसमें सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं की बात कही गई थी। फिर फ्रांस को घोषणा हुई थी 1789 में, जहां पे फ्रांस की क्रांति हुई थी, और वहां पे क्या कहा गया था? मनुष्य के अधिकारों की घोषणा ने पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और समानता का संदेश दिया था भाई। कहां पे? फ्रांस की घोषणा में 1789 में। ठीक है, इससे पहले एक बात और आई थी, बिल ऑफ राइट्स 1689 आया था। इंग्लैंड में नागरिकों के अधिकारों को और मजबूत किया गया था। ठीक है, तो ये जो कदम जो हो रहे थे आधुनिक काल में, ये सभी मानव अधिकारों को मजबूत करने के लिए ही हो रहे थे। यहीं से मानव अधिकारों का क्या है? जन्म बताया जा रहा है। 20वीं सदी और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत अत्याचारों ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए रक्षा के बिना शांति संभव नहीं है। अगर मानव के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा नहीं होगी तो शांति होना मुश्किल है। ये दूसरे विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें अत्याचार इतने हो गए थे जिससे दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर जो रूजवेल्ट जो साहब जो थे, रूजवेल्ट ने 4 स्वतंत्रताएं 1941 में बोला था कि 4 स्वतंत्रताएं: बोलने की आजादी, धर्म की आजादी, अभाव से मुक्ति की आजादी और भय से मुक्ति की आजादी। तो रूजवेल्ट साहब ने बोला था कि 4 स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। 1941 में ये बात बोली थी। सॉरी, मैं पहले 91 बोल गया, तो 1941 में बोली थी। ठीक है, किसने? रूजवेल्ट महोदय ने, जो क्या थे? राष्ट्रपति थे अमेरिका के। फिर क्या? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा भाई। फिर बात आ गई हमारे 1948 में। अब यहां से क्या हुआ? जो मौलिक अधिकार जो है वो व्यवस्थित यानी कि होने शुरू हो गए भाई। ठीक है, यानी कि मानव अधिकार व्यवस्थित होने के 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने इसे अपनाया भाई। ठीक है, किसको अपनाया? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की भाई। और 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने इसे अपना लिया। यह आधुनिक मानव अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो 10 दिसंबर 1948 को क्या हुआ? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो थी उसको किसने अपनाया? संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया। ठीक है, यह आधुनिक मानव अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण क्या था? दस्तावेज। कौन सा? मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। ये क्या है? मानव अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने कब अपनाया था? 10 दिसंबर 1948 को। अब भारत में मानव अधिकारों की बात करते हैं, तो भारत में सीधी बात है हमारे संविधान में और कानून की बात। आइए देखते हैं। संविधान, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार मानव अधिकार के ही रूप है। कानून की बात करें, भारत ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया। ठीक है, तो ये कानून के तहत बना दिया, जिसके तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना की गई भाई। ठीक है, मानव अधिकारों का विकास प्राकृतिक न्याय से शुरू होकर लिखित कानूनों मैग्ना कार्टा तक पहुंचा और आज यह अंतर्राष्ट्रीय कानून बन चुका है। आज दुनिया के लगभग सभी देशों के संविधान में इन्हें जगह दी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम मानव अधिकारों पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का विस्तार से उल्लेख कीजिए कि जो मानव अधिकारों पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में बताइए। ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बात जो करेंगे मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुए हैं उनके ऊपर। तो मानव अधिकारों पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहला है
जो तेहरान सम्मेलन 1968। तेहरान सम्मेलन यह मानव अधिकारों पर दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। समय की बात करें तो 1968 में हुआ था। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो 20 साल बाद, जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में हुई थी, उसके 20 साल बाद 1968 में जो तेहरान में क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ जिसको क्या बोलते हैं, मानव अधिकारों पर प्रमुख सम्मेलन था। मानव अधिकारों पर दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, 1968 में हुआ था। तेहरान ईरान में है। इसकी मुख्य बातें क्या थी? इसमें चेक किया गया कि जो पिछले 20 सालों में मानव अधिकारों को लेकर कितनी तरक्की हुई है। जो 1948 में जो संयुक्त राष्ट्र ने जो घोषणा पत्र जो अपनाया जो था, वो 1968 में इन 20 सालों में मानव अधिकारों को लेकर कितनी तरक्की हुई है, इस बात पर गौर किया गया। इस सम्मेलन में एक नारा दिया गया था, मानव अधिकार और आजादी को अलग नहीं किया जा सकता। तो ये नारा दिया गया था तेहरान सम्मेलन में 1968 में कि मानव अधिकार और आजादी को अलग नहीं किया जा सकता। इसको क्या बोलते हैं? इसको तेहरान घोषणा बोलते हैं। और इसमें एक घोषणा की गई थी जिसमें रंग, नस्ल भेद और महिलाओं के प्रति भेदभाव खत्म करने पर जोर दिया गया था तेहरान सम्मेलन। ठीक है। तो तेहरान सम्मेलन क्यों हुआ? क्योंकि 20 साल पहले 1948 के अंदर संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या हुआ था, मानव अधिकारों पर दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। 20 साल पहले मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई थी। उसका निरीक्षण करने के लिए सम्मेलन हुआ था और इसमें नारा दिया गया था, मानव अधिकारों और आजादी को अलग नहीं किया जा सकता। और तेहरान घोषणा की गई थी जिसमें बोला गया था, रंग भेद, नस्ल भेद और महिलाओं के प्रति भेदभाव खत्म करने पर जोर दिया गया था। खास संदेश की बात करें तो तेहरान सम्मेलन का जो खास संदेश जो था वो क्या था? पेट भरने का हक, यानी कि आर्थिक आधार, आर्थिक अधिकार और बोलने की आजादी यानी कि राजनीतिक अधिकार एक दूसरे के पूरक है। तो खास संदेश ये था कि पेट भरने का हक सभी को है, यानी कि आर्थिक आधार, सभी को कमाने का हक है। फिर बोलने की आजादी है, राजनीतिक अधिकार हो गए, ये एक दूसरे के पूरक है। तेहरान सम्मेलन 1968 में। आगे बात करते हैं। अगला जो सम्मेलन है वो है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ? तो तेहरान सम्मेलन के 25 साल बाद हुआ। तो 1948 में घोषणा हुई थी, उसका निरीक्षण करने के लिए तेहरान सम्मेलन हुआ 1968 में। और उसके जो तेहरान सम्मेलन जो है उसके 25 साल बाद वियना सम्मेलन हुआ 1993 में। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है इसको वियना सम्मेलन। समय था 1993। तेहरान सम्मेलन के 25 साल बाद वियना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना। तो यहां पे हुआ था। मुख्य बात करें तो इसकी लोकतंत्र और विकास। इस सम्मेलन में माना गया कि विकास का अधिकार भी एक मानव अधिकार है, कि सभी का विकास हो। विकास का अधिकार भी क्या है? एक मानव अधिकार है, ये माना गया था वियना सम्मेलन में। गरीबी पर चोट कहा गया कि अत्यधिक गरीबी मानव अधिकारों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। तो गरीबी पर चोट की बात कही गई थी। शिक्षा यानी कि स्कूल कॉलेज के सिलेबस में मानव अधिकारों को शामिल करने पर जोर दिया गया था वियना सम्मेलन में। बड़ी उपलब्धि इसी सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त का पद बनाया गया था।
यानी कि संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार उच्चायुक्त का पद बनाया गया था वियना सम्मेलन के बाद। महिला अधिकार, पहली बार महिलाओं के खिलाफ हिंसा यानी कि घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न को मानव अधिकार का उल्लंघन माना गया था। तो वियना सम्मेलन में पहली बार क्या माना गया था, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा जो है जैसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न को मानव अधिकारों का उल्लंघन माना गया था। तो वियना सम्मेलन देखा हमने, तेहरान सम्मेलन देखा। तेहरान सम्मेलन में क्या बोला गया था, तेहरान सम्मेलन में जिसमें रंग भेद, नस्ल भेद और महिलाओं के प्रति भेदभाव खत्म करने पर जोर दिया गया था। वही वियना सम्मेलन में क्या बोला गया, महिलाओं के खिलाफ हिंसा यानी कि पहले घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न को मानव अधिकार का उल्लंघन माना गया था। आगे बात करते हैं, आगे महिलाओं पर विश्व सम्मेलन। तो महिलाओं पर विश्व सम्मेलन की बात करते हैं। महिलाओं के अधिकारों के लिए 4 बड़े सम्मेलन हुए थे। मेक्सिको सम्मेलन 1975, मेक्सिको सम्मेलन हुआ था 1975। एक मुद्दा था समानता, विकास और शांति का। फिर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था 1980 में, शिक्षा, नौकरी यानी कि नियोजन और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया था। ठीक है। तीसरा सम्मेलन हुआ था नैरोबी में 1985 में, पुराने मुद्दों को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए। चौथा जो सम्मेलन बताया जा रहा है महिलाओं से संबंधित, वो है बीजिंग सम्मेलन 1995। यह सबसे प्रसिद्ध है। इसमें महिलाओं की शक्ति और उनके अधिकारों की नई रूपरेखा तैयार की गई थी। इन सम्मेलनों का मकसद सिर्फ चर्चा करना नहीं था, बल्कि दुनिया भर के देशों को मजबूर करना था कि वे अपने कानून बदले और इंसानों को बेहतर जीवन दें। इसी का नतीजा है कि आज हमारे पास मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो टिप्पणियां करनी है, इनके बारे में बताना। पहला है मेगना कार्टा, हमने पहले देख लिया 1215 में इंग्लैंड की जनता के लिए वहां के राजा थे जॉन। तो हम देखते हैं पहला मेगना कार्टा, बिल ऑफ राइट, फ्रांस का घोषणा पत्र। मेगना कार्टा क्या है? यह इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 15 जून 1215 को जारी किया गया एक क्या है अधिकार पत्र है। ठीक है, कब जारी किया होगा? 15 जून 1215। ठीक है, महत्व क्या था इसका? इसे मूल अधिकारों का जनक कहा जाता है। किसको? मेगना कार्टा। फिर इसकी मुख्य बात क्या थी? पहली, यह तय हुआ कि राजा कानून से ऊपर नहीं है। इसी में हुआ था भाई मेगना कार्टा, कि कानून ऊपर है, राजा कानून से ऊपर नहीं है। खास नियम क्या? इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कानून प्रक्रिया या देश के कानून के बिना न तो जेल में डाला जाएगा और न ही उसकी संपत्ति छीनी जाएगी। इसने विधि के शासन की नींव रखी थी भाई। किसने? मेगना कार्टा 1215। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे था हमारे पास बिल ऑफ राइट 1689। बिल ऑफ राइट क्या है? यह इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित किया गया एक कानून है भाई, जिसने नागरिकों की आजादी को और मजबूत किया। ठीक है, क्या मजबूत किया नागरिकों की आजादी को? मुख्य अधिकार क्या दिए इसने? इसके जरिए नागरिकों को कई स्वतंत्रताएं मिली, जैसे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया यानी कि प्रेस की आजादी भाई। 1689 की बात हो रही है, बिल ऑफ राइट इंग्लैंड में। बिना डरे अपना धर्म मानने की आजादी भाई, शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने की आजादी। 1689 में बात हो रही है, सोचने की बात है। कानूनी सुरक्षा, इसमें स्पष्ट किया गया कि सरकार या राजा किसी भी व्यक्ति के जीवन, आजादी या संपत्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया से नहीं छीन सकता।
अगर कानून का उल्लंघन हुआ तभी छीन सकता, कानून प्रक्रिया से छीन सकता है, बिना कानून प्रक्रिया से नहीं। तो बिल ऑफ राइट में ये बात। आगे बात करते हैं फ्रांस का घोषणा पत्र। 1789 फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय का नाम, इसे मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र। पृष्ठभूमि क्या इसकी? यह फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आया था। मुख्य संदेश क्या था इसका? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया था भाई। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यानी कि भाईचारे का नारा दिया था। अब खास बात क्या है इसमें? मानव अधिकारों को पवित्र और अप्राकृतिक माना गया है, यानी ये अधिकार ईश्वर द्वारा दिए गए हैं जिन्हें कोई सरकार नहीं छीन सकती। इसने बताया कि सभी मनुष्य समान पद। क्या है? इसने बताया, किसने? जो फ्रांस घोषणा पत्र ने बताया कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं। ठीक है, तो मानव अधिकारों क्या होता है? पवित्र और प्राकृतिक बताया। आगे बात करते हैं। अगला है अतिरिक्त जानकारी। हमने तीनों देख लिए, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट 1689, 1789, 1215। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ अतिरिक्त जानकारियां। अंतरराष्ट्रीय घोषणा पत्र 1948 में फिर देख लेते हैं, हो सकता है आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिले। अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय घोषणा पत्र के बारे में पूछा जाए तो ये लिखना सीधा सीधा संयुक्त राष्ट्र घोषणा। भाई 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया। ठीक है, तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा थी उसको अपनाया था 10 दिसंबर 1948 को। नियम क्या है? इसमें 30 अनुच्छेद हैं जो जीवन, सुरक्षा, गुलामी से मुक्ति और कानून के सामने बराबरी की बात करते हैं। तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद हैं जो क्या करते हैं? जीवन, सुरक्षा, गुलामी से मुक्ति, यानी कि मुक्ति और कानून के सामने बराबरी की बात करते हैं। अब मानव अधिकार दिवस भाई इसी दिन, जिस दिन ये अपनाया गया था 10 दिसंबर को, इसी कारण हर साल को 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो ये अतिरिक्त जानकारी थी आपके लिए। और मैग्ना कार्टा 1215 राजा को कानून के नीचे लाया। ठीक है, कानून बड़ा है, राजा नहीं छोटा है। बिल ऑफ राइट नागरिकों को बोलने और धर्म की आजादी दी। फ्रांस को घोषणा पत्र समानता और भाईचारा। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा 1789। फिर ये जो हमने देख ही लिया, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय घोषणा पत्र। ठीक है, इसमें क्या था? पूरी दुनिया के लिए एक समान अधिकार तय किए गए भाई 1948 में। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास है, मानव अधिकारों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय विधि की विवेचना कीजिए कि अंतरराष्ट्रीय विधि जो है मानव अधिकारों के लिए क्या बोलती है। मानव अधिकारों का ऐतिहासिक विकास क्रम। पहले क्या था? मैग्ना कार्टा 1215। इसे महान अधिकार पत्र कहा जाता है। इसने पहली बार यह सिद्धांत स्थापित किया कि राजा भी कानून के अधीन है और नागरिकों को बिना कानूनी प्रक्रिया के दंड नहीं दिया जा सकता। दूसरा था बिल ऑफ राइट। ठीक है, 1689 ब्रिटिश इतिहास का यह दस्तावेज नागरिकों को संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और क्रूर सजाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेल का क्या है? पत्र साबित हुआ। फिर फ्रांस घोषणा पत्र 1789। इसमें मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता
आधुनिक विचारों पर आधारित। ठीक है। फिर है संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945। दूसरे विश्व युद्ध की जो विभीषिका प्रस्तावना के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों को संस्थागत रूप देने वाला यह पहला दस्तावेज बना। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानव अधिकार मुख्य स्तंभ, इनके बारे में देखते हैं। प्रस्तावना देखते हैं। चार्टर की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग मौलिक मानव अधिकारों में मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्य में और पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार में विश्वास की पुष्टि करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानव अधिकार जो है, इसकी प्रस्तावना में क्या बोलता है? चार्टर की शुरुआत इन्हीं शब्द से होती है कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। ठीक है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र, सभी जो राष्ट्र, इन सभी राष्ट्रों के संयुक्त लोग, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग मौलिक अधिकारों में मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्यों में और पुरुष और महिलाओं के समान अधिकारों में विश्वास की पुष्टि करते हैं। यह दिखाता है कि यूएन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का एक मुख्य कारण ही मानवीय गरिमा की क्या है? सुरक्षा था। ठीक है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। जैसा कि आपने उल्लेखित किया कि यह अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए मार्गदर्शक है। ठीक है। देखते हैं भाई, अनुच्छेद 1 का उपअनुच्छेद 3 भाई, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्र के 4 मुख्य उद्देश्यों में से एक है। ठीक है। अनुच्छेद 55, यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नींव करता है कि सभी का क्या हो? अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ताकि शांतिपूर्ण और स्थिर संबंध बने रहें और मानव अधिकारों के सम्मान पर आधारित हो। ठीक है। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 56, यह सभी सदस्य देशों को कानूनी रूप से बाध्य करता है। क्या बाध्य करता है? कि वे अनुच्छेद 55 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त और अलग अलग कार्रवाई करें। ठीक है। ये अनुच्छेद 55 में क्या कहा था? यह एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नींव रखता है ताकि शांति और स्थिर संबंध बने रहे। ठीक है। तो अनुच्छेद 56 कहता है कि अनुच्छेद 55 में जो बात कही है उसका क्या करें? कानूनी रूप से बाधा करें। ठीक है। और अनुच्छेद 55 में जो बात कही गई है उनका क्या करें? उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त और अलग अलग कार्रवाइयां करें, यानी कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। संस्थागत ढांचा, चार्टर ने केवल अधिकार नहीं बताए बल्कि उन्हें लागू करने के लिए मशीनरी भी दी। आर्थिक और सामाजिक परिषद, तो जो चार्टर जो था संयुक्त राष्ट्र चार्टर, इसमें क्या है? इसने मशीनरी भी दी है भाई कि कैसे इनको लागू किया जाए। पहला है आर्थिक और सामाजिक परिषद दी है। इसे मानव अधिकारों पर सिफारिश करने और आयोग बनाने की शक्ति दी गई थी। किसे? आर्थिक और सामाजिक परिषद को। फिर है न्यायातीत परिषद। ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पराधीन क्षेत्र में भी लोगों के अधिकार की रक्षा हो। ठीक है। तो ये क्या है? न्यायातीत परिषद। इसका काम क्या था? यह सुनिश्चित करेगी, यह देखेगी जो पराधीन क्षेत्र जो है में भी क्या हो, लोगों की अधिकारों की रक्षा हो। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर आपकी यह जानकारी अत्यंत विस्तृत और सटीक है भाई। ठीक है। क्या है? न्यायाधीश लॉटरपेट का कथन एकदम सही है कि घोषणा मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। ठीक है। तो न्यायाधीश कौन थे? लॉटरपेट का एक कथन है कि यह घोषणा, कौन सी घोषणा? जो मानव अधिकारों से संबंधित घोषणा जो थी, कौन सी? सार्वभौमिक घोषणा 1948 की। ठीक है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के बारे में न्यायाधीश लोटरपेट का एक कथन है। क्या कहते हो लोटरपेट कि यह घोषणा मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। ठीक है, अब आगे है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है, क्या क्या घोषणा थी? स्थापना फिर से बता देते हैं। यूएन चार्टर के अनुच्छेद 68 के तहत सन 1946 में एक आयोग बना। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कैसे हुई उसके बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। तो 1946 में यूएन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 68 के तहत 1946 में एक आयोग बना। इस आयोग की अध्यक्षता किसने की? एलोनोर रूजवेल्ट, यानी कि जो रूजवेल्ट जो साहब जो थे उनकी पत्नी थी एलोनोर रूजवेल्ट, उसने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? जो स्थापना हुई थी आयोग की, इसकी। एवं अंगीकरण संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को इसे अपनाया गया था। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है, ये आयोग ने क्या की थी? इसकी घोषणा की थी। और इस आयोग की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? जो रूजवेल्ट साहब जो थे उनकी पत्नी थी एलोनोर रूजवेल्ट। इसी कारण 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। अब बात आती है अधिकारों का वर्गीकरण कैसे हुआ। अधिकारों के वर्गीकरण की बात यहां पे आती है। आइए देखते हैं अधिकारों का वर्गीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता। अधिकारों का वर्गीकरण ऐसे हुआ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता। सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं। जीवन, आजादी और निजी सुरक्षा का सभी को अधिकार है। गुलामी और दासता का पर पूर्ण रोक है। अमानवीय व्यवहार या क्रूर दंड से सुरक्षा है। तो ये क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता है भाई मनुष्य को मिली हुई। किसमें? घोषणा पत्र में। कौन सा घोषणा पत्र? संयुक्त सार्वभौमिक घोषणा पत्र, मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948। अब कानूनी अधिकार क्या दिए? कानून के सामने सबकी बराबरी का अधिकार दिया। मनमानी गिरफ्तारी या नजरबंदी पर रोक। निष्पक्ष सुनाई का अधिकार दिया भाई। निर्दोषता की उपधारणा, जब तक दोष सिद्ध न हो तब तक वह निर्दोष है भाई। ये अधिकार दिया भाई कानूनी अधिकार। अब नागरिक और राजनीतिक अधिकार क्या दिए? तो राजनीतिक और नागरिक अधिकार दिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आजादी। फिर शांतिपूर्ण सभा और सम्मेलन करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीयता का अधिकार, विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार दिया भाई सभी व्यक्तियों को। किसमें? 1948 सार्वभौमिक मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में ये बात कही। फिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार कौन कौन से दिए? आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित, सामाजिक मतलब समाज और संस्कृति अपनी संस्कृति से। तो कौन से दिए? काम करने और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया। शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा मुक्ति और अनिवार्य भाई। फिर संपत्ति रखने का अधिकार दिया। विश्राम और छुट्टी यानी कि अवकाश का अधिकार दिया। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में मनुष्य की स्वतंत्रता, समान पैदा होना। ठीक है, यानी कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं। जीवन, आजादी और निजी सुरक्षा। गुलामी और दासता पर पूर्ण रोक। अमानवीय व्यवहार या क्रूर दंड से सुरक्षा भाई। कानूनी अधिकार में क्या दिया कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। मनमानी गिरफ्तारी नहीं चलेगी। निष्पक्ष सुनाई होगी सभी की। और जब तक दोष सिद्ध न हो तब तक व्यक्ति निर्दोष है। फिर नागरिक और राजनीतिक में एक तो बोलने की आजादी दी। शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन करने का अधिकार। राष्ट्रीयता का अधिकार हुई।
विवाह और परिवार बसाने का अधिकार। आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार कौन से दिए कि काम करने और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार और विश्राम और अवकाश का अधिकार यानी कि छुट्टी करने का अधिकार। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न आता है भारतीय न्यायपालिका का दृष्टिकोण क्या है भैया। ठीक है, रामदेव चौहान बनाम बेनी कांत दास 2011 का बहुत अच्छा मामला था। यह केस यह स्पष्ट करता है कि क्या स्पष्ट करता है, भारत में मानव अधिकारों का अर्थ समझने के लिए किसका सहारा लेना चाहिए? मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? तो ये बोला जा रहा है कि मानव अधिकारों को समझने के लिए भारतीय न्यायपालिका का सिद्धांत क्या बोलता है कि रामदेव चौहान बनाम बेनी कांत 2011 का मामला था। इसमें क्या बोला गया कि भारत में मानव अधिकारों का अर्थ समझने के लिए किसका सहारा लेना चाहिए? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का क्या लेना चाहिए? सहारा लेना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को उसके कानूनी लाभ से वंचित किया जाता है तो वह मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, ये दो बातें इसमें कही थी। ठीक, कि यदि किसी व्यक्ति को उसके कानूनी लाभों से वंचित किया जाता है तो वह मानव अधिकारों का क्या है? उल्लंघन माना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, ठीक है, यह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई सबसे पहली प्रमुख संस्था थी भाई। कौन सी? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1946 में। नोट, व्यापक अर्थ में कार्य प्रणाली 1946 से शुरू हुई। ठीक है, 1946 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा की गई थी भाई। ठीक है, तो इसकी कार्रवाई कब से शुरू हुई और ये आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा इसकी कार्रवाई की गई थी। ठीक है, यानी कि कार्य करने शुरू हो गए थे 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य कार्य क्या? मानव अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय बिल तैयार करना, महिलाओं की स्थिति और नागरिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट देना, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र आयोग के मुख्य कार्य क्या थे? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के मुख्य कार्य क्या थे? मानव अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय बिल तैयार करना, महिलाओं की स्थिति और नागरिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट देना, फिर जाति, धर्म या लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना। संरचना की बात करें, इसके सदस्यों का चुनाव 3 साल के लिए होता था। यह आयोग अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष किसको सौंपता था? आर्थिक और सामाजिक परिषद को सौंपता था। ठीक है, अब बदलाव क्या हुआ? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2006 में इस आयोग को बदलकर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद कर दिया। किसको? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को। ठीक है, आगे बात करते हैं। वियना घोषणा भाई, ये हमने पहले भी देख ली थी, एक बार फिर देख लेते हैं भाई। वियना घोषणा 1948 की घोषणा के 45 साल बाद, जो 1948 में घोषणा हुई थी मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा 1948, इसके 45 साल बाद यह देखना कि दुनिया में मानव अधिकारों की स्थिति क्या है, इस उद्देश्य से क्या हुआ? वियना घोषणा हुआ, वियना सम्मेलन हुआ। मुख्य सिद्धांत क्या था? इसका जो मुख्य सिद्धांत जो था वो क्या था? अविभाज्यता। अधिकार चाहे नागरिक हो या आर्थिक हो, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। पहले भी देखा था हमने गरीबी पर चोट, गरीबी और मानव अधिकार। पहली बार यह जोर देकर कहा गया कि अत्यधिक गरीबी मानव अधिकारों के उपभोग में सबसे बड़ी बाधा।
लोकतंत्र भाई, यह माना गया कि लोकतंत्र और मानव अधिकार एक दूसरे के क्या है, पूरक है। प्रतितोष, यदि अधिकारों का उल्लंघन हो तो पीड़ित को न्याय और हर्जाना मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह बात किसमें कही थी? वियना घोषणा पत्र में कही थी, वियना सम्मेलन में की। आगे बात करते हैं जो 1993 में हुआ था। जो 1948 का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो था, वो देखने के लिए, उसके 45 साल बाद उसको देखने के लिए कि मानव अधिकारों की अब क्या स्थिति उसके लिए हुई थी। अब बात करते हैं महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय का विस्तार से उल्लेख कीजिए कि महिलाओं के विरुद्ध जो भेदभाव हो रहे थे उसकी उनको समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए, उसके बारे में बात है। तो महिलाओं के अधिकारों के लिए यह अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ठीक है। यानी कि महिला के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति का अभिसमय, ठीक है। इसे अक्सर महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल भी कहा जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें क्या था भाई? तो महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव समाप्ति पर अभिसमय बनाया गया था, ठीक है। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय सम्मेलन, ठीक है। इसे अक्सर महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल भी कहा जाता है। भेदभाव, पहला पॉइंट है भेदभाव की परिभाषा, अनुच्छेद 1। तो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव का मतलब है लिंग के आधार पर किया गया कोई भी ऐसा अंतर, बहिष्कार या प्रतिबंध जो महिलाओं को उनके मानव अधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता, चाहे वे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या नागरिक हो, का आनंद लेने से रोकना। तो भेदभाव की कानूनी परिभाषा अनुच्छेद 1 में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय यानी कि बिल, इसमें अनुच्छेद 1 में बात कही गई है कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव क्या है भाई? उनके मानव अधिकारों का आनंद लेने से रोकना क्या है? महिलाओं के लिए भेदभाव करना है। प्रमुख क्षेत्रों का अधिकार, विस्तृत विवेचना। इस अभिसमय में कुल 30 अनुच्छेद हैं। महिलाओं के अधिकारों का जो अंतर्राष्ट्रीय बिल है, इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद हैं, जिन्हें मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में बांटा गया है। अनुच्छेद 10 बोलता है शिक्षा के बारे में, पुरुषों के समान शिक्षा और कैरियर मार्गदर्शन के अवसर, ठीक है। समान पाठ्यक्रम, परीक्षा और छात्रवृत्ति की सुविधा महिलाओं के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान शैक्षणिक संस्थाओं तक पहुंच भी महिलाओं की, यह अनुच्छेद 10 में बात कही गई है। आगे हमारे पास है नियोजन यानी कि रोजगार। रोजगार के बारे में महिलाओं के लिए रोजगार अनुच्छेद 11 में कहा गया। कौन सा है? महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल, इसमें यह बात कही गई है, ठीक है। अधिनियम या अभी इसमें काम करने का अधिकार और रोजगार के समान अवसर महिलाओं के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा महिलाओं को, सामाजिक सुरक्षा और स्वैतनिक अवकाश में, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा और स्वैतनिक क्या है? अवकाश में। विवाह या मातृत्व के आधार पर नौकरी से निकालने पर प्रतिबंध, यह नहीं कि विवाह और जब वो माता बनी उसके लिए नौकरी से निकालते, ऐसे नहीं होगा। ये अनुच्छेद 11 बोलता है। स्वास्थ्य के लिए अनुच्छेद 12 बोलता है स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए महिलाओं के साथ। परिवार नियोजन और प्रसव पूर्व पश्चात सेवाओं में विशेष सहयोग, ठीक है भाई, महिलाओं के लिए। कानून और नागरिक समानता अनुच्छेद 15 बोलता है कानून के समक्ष महिला और पुरुष समान है। अनुबंध करने और संपत्ति के प्रबंध में महिलाओं को पुरुष के समान क्या है? कानूनी अधिकार है, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और प्रबंध कर सकती है अपनी संपत्ति के लिए, कानूनी अधिकार समान है महिला। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है?
सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन अनुच्छेद 5 में राज्यों को उन सामाजिक और सांस्कृतिक पैटर्न को बदलना होगा जो महिलाओं को पुरुषों से कमतर मानने की रूढ़िवादिता पर आधारित है। यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन अनुच्छेद 5 बोलता है कि जो राज्य जो है यानी कि स्टेट जो है वो सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो नियम जो हैं, जो रूढ़ियां जो हैं, जो महिलाओं को पुरुष से क्या क्या करती हैं, कम आंकती हैं, उनको मानने से क्या होगा, रोकना पड़ेगा। ठीक है, कि महिलाओं के खिलाफ नहीं हो और मानव अधिकारों का हनन न हो। फिर राजनीतिक भागीदारी अनुच्छेद 7 बोलता है महिलाओं को मतदान करने, सरकार की नीतियों के निर्माण में भाग लेने और सार्वजनिक पदों पर आसीन होने का पूरा अधिकार है। ठीक है, ग्रामीण महिलाएं अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, यह अभिसमय विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं जैसे कृषि ऋण और पर्याप्त जीवन स्तर पर ध्यान देने की बात करता है। कौन सा, ग्रामीण महिला अनुच्छेद 14। ठीक है, आगे बात करते हैं निगरानी तंत्र समिति। ठीक है, इस अभिसमय के पालन की निगरानी के लिए कमेटी बनाई जाएगी जिसमें क्या होंगे, 23 स्वतंत्र विशेषज्ञ होंगे। हर सदस्य देश जैसे भारत को समय समय पर अपनी रिपोर्ट देनी होती है और उन्हें महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए ये बताना होता है। ठीक है, कानून के सामने बराबरी अनुच्छेद 15 बोलता है इसका सीधा मतलब है कि अदालत और कानून की नजर में महिला और पुरुष दोनों समान है। समानता, जो कानूनी अधिकार एक पुरुष को प्राप्त है वही महिला को भी मिलेंगे भाई। संरक्षण की बात करें, अगर किसी महिला के साथ अन्याय होता है तो कानून उसे भी उसी तरह सुरक्षा देगा जैसे किसी पुरुष को देता है। जैसे भारत के संविधान अनुच्छेद 14 में भी यही कहा गया है। घर परिवार और शादी के अधिकार अनुच्छेद 16। ठीक है, यह क्या बोलता है भाई अनुच्छेद 16, अपनी मर्जी से शादी, महिला को यह हक है कि वह अपनी मर्जी अपनी पसंद से क्या करे, शादी कर सके, मानव अधिकार। तलाक का हक, अगर रिश्ता नहीं चल रहा तो पुरुष की तरह महिला को भी क्या है, तलाक विवाह विघटन मांगने का क्या है, बराबर हक है। ठीक है भाई, बच्चे पर हक, बच्चे की जो परवरिश और फैसलों में माँ और पिता दोनों का क्या है, बराबर हिस्सा, कि उसकी परवरिश कैसे होगी और उनके बच्चे से संबंधित जो फैसले लेने उनमें दोनों का हक है, माता का भी और पिता का। बच्चे कब और कितने भाई, परिवार नियोजन भाई, परिवार नियोजन का फैसला केवल पुरुष का नहीं होगा, महिला की मर्जी भी उतनी ही जरूरी है। गार्जियनशिप, बच्चों के संरक्षक के तौर पर माँ को भी पिता के समान दर्जा प्राप्त है। बराबरी का सम्मान भाई, पति और पत्नी के तौर पर दोनों के व्यक्तिगत अधिकार जैसे अपनी मर्जी से काम करना या कहीं आना जाना बराबर होंगे। नवाचार की बात करें, नवाचार या प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि अतिरिक्त समझौता। इसे 1999 में इसलिए लाया गया ताकि अगर किसी देश में महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही तो महिलाएं सीधे अंतर्राष्ट्रीय समिति को शिकायत कर सकेंगी भाई। तो 1999 में ये लाया गया अतिरिक्त समझौता। अगर कि किसी देश की सरकार महिलाओं से संबंधित कोई कानून नहीं बना रही या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधे क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समिति में शिकायत कर सकेंगे। ठीक है, इसका मुख्य फोकस क्या होगा, लैंगिक भेदभाव, यानी सिर्फ लड़की होने की वजह से किसी हक से वंचित न किया जाए। यौन शोषण, शारीरिक शोषण और हिंसा के खिलाफ सख्त कानून भाई। दुरुपयोग, महिलाओं का किसी भी तरह का गलत इस्तेमाल जैसे तस्करी, जबरन काम कराना, ये रोकना इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, तो आज जो है हमने 4 क्लास पहले कर दी थी, आज 5वीं क्लास है, लगभग आपके प्रश्न हो गए। तो
आज के लिए इतना ही। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।